नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। देखिए, YouTube पर आजकल इसी बात के चर्चे हैं और आज सारे ज्योतिष जगत में एक्चुअली जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके मूवमेंट और उनके ट्रांजिट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज मैं जिन ग्रहों की चर्चा करने जा रही हूँ वो भी एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। 18 महीनों के दरमियान वो एक राशि को कवर करते हैं। इतने हिंट्स के बाद अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ राहु और केतु की। राहु केतु ज्योतिष जगत में एक बहुत ही मायने रखने वाले ग्रह हैं। ये दोनों ग्रहों की विवेचना कुंडली विश्लेषण में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ये जो राहु केतु का अक्ष होता है ये दोनों 180 डिग्री एक दूसरे से अलग होते हैं और ठीक सामने राहु के केतु और केतु के राहु होते हैं। ये आपकी कुंडली में कहाँ पर आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु और केतु के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए कम है। मैं शुरुआत से ही अपने ज्योतिष के अध्ययन के शुरुआती दिनों से ही मैं राहु केतु से इनके तिलस्म इनके रहस्य से बहुत आकर्षित होती रही। और चूंकि ये बाकी सातों ग्रहों के जैसे इनका कोई फिजिकल फॉर्म या फिजिकल शेप नहीं होता, ये सिर्फ एक सन और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। इन्हें शैडो प्लैनेट्स मानते हैं। हालांकि इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, लेकिन हमारी कुंडली में हमारे जीवन में ये दोनों ग्रह इतने प्रभावशाली ढंग से उभर कर सामने आते हैं कि इनकी विवेचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बहुत दोनों ही मैजिकल प्लैनेट्स हैं और मैं अपने कार्यक्रम में बार बार कहती हूँ कि राहु केतु ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो आपको अल्टीमेटली आपकी यात्रा, आपके जीवन की यात्रा को इसके उचित, उसके सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और उद्देश्य भी रखते हैं। राहु और केतु को राग और द्वेष भी कहा जाता है। और राहु जहाँ पे भी आपकी कुंडली में होते हैं उस भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व होते हैं उसकी तरफ आपको प्रवृत्त करते हैं, उसकी तरफ आपका मन करेगा वहाँ पे उद्धृत होने का, उस चीज़ को पाने का एक ललक, एक लालसा बनी रहेगी। आप पूरे जीवन जहाँ पे आपके जिस भाव में राहु हैं आप देखेंगे, अगर आप बड़ी उम्र के हैं और आपने 30-40 सालों का जीवन सफ़र तय किया हुआ है तो आपको बिल्कुल क्लियर लगेगा कि मेरा जीवन बिल्कुल उसी भाव के इर्द गिर्द घूम रहा है जहाँ पे हमारे राहु हैं। इसके विपरीत अगर केतु की मैं चर्चा करूँ तो केतु आपको वैराग्य लाते हैं, विरक्ति लाते हैं। जहाँ पर केतु रहते हैं उस भाव में आपकी थोड़ी सी तड़प बाकी रहती है। पिछले जन्मों का कुछ लेखा जोखा बाकी रहता है। आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र से कुछ कमी, कुछ आपको एक सूनापन बना रहता है। राहु केतु देखिए दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ऐसी बात नहीं है कि हम राहु की तरफ बहुत ध्यान दें और केतु तो बिल्कुल वैराग्य के कारक हैं और ऐसे मोक्ष के प्रदाता हैं तो उनकी तरफ हम कम ध्यान दें। चूँकि हम अभी कलयुग में रह रहे हैं, हम सभी सांसारिक गृहस्थ हैं, तो हमें बहुत सांसारिक मोह माया जिसको राहु रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ हम बहुत खींचे चले जाते हैं। और केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ से हम एक डिनाइल में रहते हैं, चाहते हैं कि बाकी सारे लोग उस भाव से संबंधित हमारी उस कमी के बारे में कोई बात ना करे, उस बात को कोई छेड़े नहीं। इस तरह की मनोभावों से हम गुजरते हैं। देखिए, राहु केतु कहीं बाहर नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं और ये मून के दो नोड्स हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन का द्योतक है चंद्रमा। देखिए, कहने का तात्पर्य ये कि जो राहु केतु का द्वंद्व है वो और कहीं नहीं, हमारे मन में ही पूरे जीवन चलता रहता है। इस छोटी सी परिचर्चा के बाद मैं चाहूँगी कि मैं राहु केतु के ट्रांजिट जो 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है उसके बारे में सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा शुरू करूं। इसके पहले मैं आप सभी प्यारे दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रेम और स्नेह को इसी तरह प्रदर्शित करते रहें।
वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात करती हूँ एक एक राशियों के चर्चा के क्रम को मैं शुरू करूँ उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ कि कहा जाता है कि राहु केतु जब अक्ष चेंज करते हैं, जिस भाव को छोड़कर अगली भाव में जाते हैं वहाँ पे कुछ हलचल पैदा करते हैं, क्योंकि ये सीसॉ के दो पलड़े के जैसा है। तो एक जैसे वो मूव करेंगे, दूसरा एक नीचे जाएंगे, दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, पहला ऊपर जाएगा, इस तरह की स्थिति बनाते हैं। तो एक तो ये जहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अभी वृषभ राशि से मेष राशि में जा रहे हैं। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, तो ये टॉरस से जेमिनी में ना जाकर टॉरस से एरीज में पीछे की ओर चल रहे हैं। तो जब ये शिफ्ट होते हैं उसके 1-1.5 महीने पहले से उस भाव से संबंधित थोड़ी सी हलचल आप महसूस कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि होगी वहाँ पर थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। जीवन के उन क्षेत्रों से थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। एक और बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि राहु जहाँ पर जाते हैं वो एक एम्पलीफायर है, एक उन एनर्जी को ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं। वो एक लाउड स्पीकर के जैसे हैं, जहाँ पर आप धीरे से बोलें तो आपके स्वर को, आपकी ध्वनि को वो बहुत बढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। तो ये राहु की माया है, मायावी ग्रह माने भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जहाँ पे एरीज आपकी कुंडली में जहाँ भी होगा उस भाव में जिस प्लैनेट के साथ है वहाँ पर उस भाव के कारकत्व को बढ़ाएंगे और उनके लॉर्ड्स की, और ये एरीज के लॉर्ड होते हैं मार्स। तो आप इस फलादेश को सुनने के पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि आपकी कुंडली में मार्स कहाँ पर है और आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर है, क्योंकि केतु फिर जाएंगे 7th साइन में लिब्रा में, और लिब्रा के लॉर्ड, लिब्रा के तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामियों की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की क्या स्थिति है। अगर इन दोनों भावों के डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में है तो ये गोचर डेफिनेटली आपके लिए बहुत शुभ और बहुत फलदायी रहने वाला है। राहु केतु जहाँ भी चलते हैं तो राहु के बारे में स्पेशली बोलते हैं कि वो जिस भाव में जाते हैं वहाँ के भाव को, फल को बढ़ाते हैं। जिस प्लैनेट के साथ अगर युति में बैठते हैं तो उसके भी रंग ढंग को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा राहु जिन भावों से तीसरे, छठे, दशम और एकादश भाव में हैं उन भावों का भी बहुत बढ़ोतरी करते हैं। राहु सिर्फ 2 भावों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ से अष्टम और जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ से द्वादश। इन दोनों भावों, जैसे मान जाइए अभी ये एरीज और लिब्रा में जो ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि और तुला राशि में, तो मेष राशि की 12वीं राशि हो गई मीन राशि। तो आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी मीन राशि होगी उन भावों से संबंधित आपके संघर्ष, आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल बढ़ सकती है। और जहाँ भी आपके स्कॉर्पियो साइन होगी जो अष्टम राशि है, वहाँ पर भी आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल, थोड़ी परेशानी, थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। ये राहु की यही इनकी मोडस ऑपरेंडाई है, यही राहु इसी तरह से कार्य करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अब मैं एक एक राशियों की चर्चा करूंगी कि देखिए आपकी राशि में राहु किन भावों के लिए बहुत अच्छे और किन भावों के लिए साधारण फल देंगे। फलादेश को सुनने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखें। अगर आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि अलग अलग है तो आप दोनों राशियों के चर्चा को जरूर सुनिएगा, दोनों राशियों के फलादेश को जरूर सुनिएगा। ये फलादेश हमने काफ़ी मेहनत से तैयार की है और इसमें काफ़ी खासी रिसर्च भी है, तो दोनों राशियों को सुने और ज़्यादा लाभान्वित हों। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी सिंह राशि और सिंह लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए। आइए जानते हैं ये राहु केतु का अक्ष परिवर्तन जो 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगी, देखिए आपके मेष राशि और
तुला राशि में ये अक्ष परिवर्तन राहु केतु का होगा। केतु आ जाएंगे तुला राशि में आपके तृतीय भाव में, और राहु आ जाएंगे मेष राशि में आपके नवम भाव में। यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं कि 18 महीने, आने वाले 18 महीने आपके लिए बहुत रॉकिंग रहने वाले हैं। मैं चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं सबसे पहले केतु की बात करना चाहूँगी। केतु आपके 3rd हाउस में आएंगे, और जहाँ पर केतु आते हैं वहाँ पर आपसे वो डिमांड करते हैं कि आप विनम्रता दिखाइए, आप पोलाइटनेस दिखाइए, आप उस भाव से संबंधित सभी मामले में आपको एरोगेंस और किसी भी तरह का घमंड, अहंकार नहीं रखना चाहिए। 3rd हाउस देखिए आपके छोटे भाई बहनों का है, छोटी यात्राओं का है, आपके पराक्रम का है, आपके जो एक स्किल का है, आप जो बहुत अच्छे राइटर हैं, आप अपने हाथ से कुछ कला का कार्य करते हैं। इन सभी भावों में केतु आए हैं, और वो बताना चाहते हैं कि इस तरह के मैटर्स में आपको बहुत पोलाइटनेस और बहुत आपको ग्राउंडेड रहना होगा। सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए ग्राउंडेड रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर इतना भी मुश्किल नहीं कि आप प्रयास करें और आपको सफलता ना मिले। यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों से आप अपने संबंध को बनाए रखने के लिए और बेहतर करने के लिए थोड़ी सी आप समझदारी से काम लें। हो सकता है छोटे भाई बहनों से आपका संबंध, आपको केतु इस तरह की स्थितियाँ बनाकर आपसे परीक्षा लें कि आप उसमें खरे उतरते हैं कि नहीं। तो आपको इस परीक्षा में ना सिर्फ खरे उतरना है, बल्कि 100% अंक लेकर पास होना है। छोटे भाई बहनों से आप बहुत मधुर संबंध बनाए रखिए। छोटी यात्राओं पर आप जब जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो, यात्राएं आपकी थोड़ी सी बाधित हो सकती हैं। यात्राओं में आपके कुछ बहुमूल्य सामान खोने का योग बनता है, तो आप बहुत सावधानी के साथ यात्राएं करें। ये मैं अंतर्देशीय यात्राओं की बात कर रही हूँ। 3rd हाउस स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हम कंसल्ट करते हैं। इसके अलावा आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप बहुत विनम्रता के साथ अपने प्रोजेक्ट को शुरू कीजिए, और आप देखिएगा केतु जब देने पर उतर जाते हैं तो वो तो धर्म ध्वजा उन्हें कहा जाता है। तो आपके मान, आपके मर्यादा, आपके नाम का ध्वज वो लहराते हैं। केतु की कृपा मिल जाए तो आदमी रंग से राजा भी बन जाता है। तो ये बस छोटी सी चीज़ डिमांड करते हैं केतु, इसे आप ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको यही सलाह दूंगी। और अब अगर बात करूं मैं नवम भाव में आपके राहु के गोचर की, तो देखिए कहने की बात नहीं कि आपके स्ट्रोक ऑफ लक में अचानक से वृद्धि होगी। आने वाले 18 महीना आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं, और यहाँ से आप हो सकता है आपके पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट मैं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ से फिर आप जो आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, ये गोचर एक नेक्स्ट लेवल का आपको मुकाम देने आया है। और आपके लिए बहुत, अगर ये आप इस समय आपकी महादशा और अंतर्दशा राहु के इस ट्रांजिट को थोड़ी सी भी सपोर्ट कर रही है, तो आप मान के चलिए कि आपको सफल होने से और समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके लिस्ट में, उनकी श्रेणी में आने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर राहु आपको आकस्मिक लाभ देने भी आए हैं। सबसे ज़्यादा जो बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं आपके 11th हाउस को, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई दिख रही है, आपके आय में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। इससे ज़्यादा मैं बहुत लंबी लिस्ट गिना सकती हूँ। 11th हाउस को बहुत जगमगाने राहु आए हैं। यहाँ आप बड़े भाई बहनों से अपने संबंध को देखिए। मैं हमेशा बोलूँगी कि आप अपने छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों सबसे संबंध बहुत मधुर बना के रखिए, लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपके बड़े भाई बहनों से आपका संबंध बहुत सुधरेगा, बहुत एक डीप बॉन्डिंग आप डेवलप करेंगे, और यहाँ से आपके किसी भी कार्य की सराहना, वाहवाही, समाज में आपकी इज्जत, मान मर्यादा बढ़ती हुई देख रही हूँ। और कुछ अवार्ड मिलने की, आपके किसी एक गुण को, किसी एक फैकल्टी को यहाँ मैं रिकॉग्निशन मिलता हुआ देख रही हूँ। आपके लिए निसंदेह आने वाले 18 महीने बहुत शानदार रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए जो राहु यहाँ से जो बेस्ट हाउसेस हैं आपकी कुंडली में, सबको बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करने आएंगे।
यहाँ सबसे अच्छी बात मैं देख रही हूँ कि सेकंड हाउस में आपके फूड, फैमिली और फाइनेंस को वो लिट कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं और वहाँ से आपको भरपूर आकस्मिक लाभ की स्थिति बना रहे हैं। इतना तय है कि अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, आप ऐसे यंग लियोज हैं जो नौकरी के लिए तलाश में थे, तो ये गोचर आपको निश्चित तौर पे नौकरी देकर जाएगा, बहुत आपके मन मुताबिक, क्योंकि आपकी 11th हाउस पे भी राहु बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। यहाँ आपके फैमिली में मैं एक बढ़ोतरी देख रही हूँ। आपकी फैमिली में कोई नन्ही परी या नन्हा मेहमान आ सकता है। थोड़ा सा आपको मैं अपने फूड पे ध्यान देने के लिए कहूँगी। यहाँ पे राहु क्या होता है कि बहुत बार ऐसी चीज़ों को खाने के लिए प्रवृत्त करते हैं जो आमतौर पर अभक्ष्य मानी गई हैं। तो इस तरह के फूड आपकी अगर क्रेविंग हो, क्योंकि इस तरह के खाने की तरफ प्रवृत्त करते हैं राहु, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा स्मोकी, बारबेक्यू, जला हुआ फूड, इस तरह से आपको इच्छा हो सकती है कि हो। धूम्रपान के लिए आप प्रवृत्त हो सकते हैं। धुएं और चिंगारी को दिखाते हैं राहु, और यहाँ पे सेकंड हाउस आपके माउथ का होता है, तो धूम्रपान के लिए आपकी इच्छा बलवती हो सकती है। तो ऐसी आदतों पर आप ज़रूर लगाम रखिएगा। गोचर मज़ा तभी है जब हम गोचर के सभी अच्छे फलों को प्राप्त करें और उनकी जो नेगेटिविटी है उनके लिए हम अपने आप को शील्ड करें। इसके अलावा जो मैं देख रही हूँ, आपके षष्ठम भाव में आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करने के लिए भी राहु का ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप डेली इनकम के लिए प्रयासरत थे, डेफिनेटली आपको डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, आप किसी नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहे थे, तो निसंदेह आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी। आप बस मेहनत कीजिए एंड पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आपने अगर पिछले दिनों ऋण ले रखा था तो आप सभी ऋण को चुका पाएंगे। अगर आपने किसी को ऋण दिया था और वो बैड डेट हो गया था, तो वो सारा सामने से वो बंदा आके आपको आपके पैसे लौटा के जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ जो मैं बोलूँगी, आपके सप्तम भाव को भी राहु बहुत अच्छे से प्रकाशित कर रहे हैं और वहाँ के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। बिजनेस पार्टनर्स आपके एक्यूमेन की लोहा मानेंगे, वो खुद को आपके मातहत रखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आप लीडर बन के उभरेंगे उनकी नज़र में। यहाँ आप अगर मैरिड कपल हैं तो थोड़ी सी पति पत्नी में मैं खटपट देख रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं है कि आप में अलगाव हो जाए। सामान्य जो खटपट होती है पति पत्नी के बीच में उतनी ही रहेगी, लेकिन अगर आप सजग हैं, आप सेल्फ अवेयरनेस में हैं, तो आप उन छोटी मोटी घटनाओं पर भी आप पाबंदी लगा सकते हैं। यहाँ से मैं आपके समाज में आपकी जो इमेज है उसे मैं बहुत बढ़ती हुई देख रही हूँ पॉजिटिवली। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समय है। आप इस गोचर काल का पूरा फ़ायदा उठाइएगा, इसे एनकैश करने की आप कोशिश कीजिएगा। राहु आपके थोड़ी सी मुश्किल आपको 8th हाउस एक्टिविटीज़ में ला सकते हैं। अगर इनहेरिटेंस के लिए आप कहीं आपकी कोर्ट कचहरी में आपने मुकदमा किया हुआ था, तो उस मुकदमे में हो सकता है थोड़ी डिले हो या आपको हार का मुंह ना देखना पड़े। इसके लिए आप सजग रहिएगा। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं आपके लिए थकाने वाली रहेंगी। उन यात्राओं से आपको कोई आर्थिक लाभ होता हुआ मैं नहीं देख रही। इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि ऐसी यात्राएं आपके लिए थोड़ी सी थकाने वाली, और यात्रा के दौरान कुछ महंगी चीज़ खोने का डर बना हुआ रहेगा। एक जो वर्ड ऑफ कॉशन मैं दूंगी वो है आपके माता जी के स्वास्थ्य के लिए आप थोड़े से सजग रहिएगा। माता और पिताजी दोनों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा समय ये संभालने वाला है। आप उनके मेडिकल नीड्स के लिए तुरंत डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते रहिएगा। इसके अलावा आप अभी अगर आप वाहन में इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं,
तो वहाँ पर मैं अभी आपको रुकने की सलाह दूंगी। इस गोचर को निकल जाने के बाद आप जो बिग इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कर सकते हैं। निवेश के लिए ये अच्छा समय नहीं है, स्पेशली अगर आप गाड़ी वाहन या अपने मकान, फ्लैट्स, ज़मीन आदि खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए ये समय अच्छा नहीं है। इस समय का खरीदा हुआ सामान हो सकता है आपके लिए शुभ ना हो। ये भी हो सकता है कि आपको बाद में तुरंत उन चीज़ों की कीमत आपके खरीदने के बाद घट जाए और आपको ठगा हुआ सा महसूस हो। ये कुछ छोटी मोटी सावधानियां मैं आपको बरतने की सलाह दूंगी, और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप उसे बहुत एंजॉय करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। चलती हूँ, फिर एक नई वीडियो में बहुत जल्दी आपसे भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।